दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आज आप सभी साथियों का आज के इस ऑनलाइन जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर से हम एक नई ऊर्जा और नई किरण के साथ एक नए लीडर को सुनने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और मुझे यकीन है कि आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पैनल में एक बहुत ही बेहतरीन लीडर मौजूद हैं और उनको हम स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों, शेफ शॉप में आने से पहले वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। सालों अपनी सेवाएं देने के बाद जब शेफ शॉप की जानकारी उन्हें मिली, तो दोस्तों शेफ शॉप की जानकारी उनकी वाइफ के माध्यम से उनको मिली। उनकी वाइफ ने किसी के बुलाने पर शेफ शॉप का इंफॉर्मेशन देखा और देखने के बाद बिना इनसे परमिशन लिए ज्वाइन कर लिया। और जब परमिशन की बात आई तो इन्होंने मना किया, लेकिन उनकी वाइफ ने बोला कि आप करो या ना करो, मैं करूंगी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे से इन्होंने भी बिजनेस को अडॉप्ट किया और दोस्तों इस तरह अडॉप्ट किया कि कुछ समय के बाद ही इन्होंने अपने जॉब को क्विट करके फुल टाइम एज ए करियर अडॉप्ट कर लिया। और लगातार लगातार करते हुए आज उस लेवल को हासिल कर चुके हैं जो लोगों, हर एसोसिएट का सपना होता है। दोस्तों, आज ये टोपाज लेवल पे हैं और बहुत जल्द रेड क्लब लेवल को हासिल करने वाले हैं। और मुझे यकीन है जिस लगन और जिस मेहनत के साथ आज ये अपना काम कर रहे हैं, बहुत जल्द न केवल रेड क्लब लेवल हासिल करेंगे बल्कि डायमंड भी बनेंगे। दोस्तों, कई सारे छोटे मोटे अचीवमेंट ले चुके हैं, विदेश यात्राएं कर चुके हैं, ना केवल अकेले बल्कि फैमिली के साथ। और भी बहुत सारे अचीवमेंट सुनते हैं, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो मैं बहुत जोरदार तालियों से उनके वेलकम की उम्मीद चाहूंगा और मैं चाहूंगा जब उनका नाम पुकारे तो एक जोरदार तालियों से वेलकम हो। तो बुलाते हैं दोस्तों उड़ीसा से हमारे टोपाल लीडर मिस्टर प्रदीप्ता पंडा जी ऑन स्क्रीन। वेलकम प्रदीप्ता सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच जूरी जी। थैंक यू सो मच। साथियों नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रदीप पंडा आप सभी को आज की इस बेहतरीन जूम सेशन में दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और साथ ही साथ मनोज कुमार सोनी सर का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे वेलकम किया। आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कि इतने बड़े महागुरु आज मुझे पैनल पे वेलकम किए हैं। तो इसलिए थैंक यू सो मच सर, दिल से धन्यवाद आपको। ऑल द बेस्ट सेशन टाइगर। शुरू कर थैंक यू सो मच सर। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, गला थोड़ा सा खराब है। तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है ये। जैसे ही मेरे सीनियर ने मुझे बोले कि आज आपको सेशन लेना है, तो मैं तुरंत यस सर बोला, क्योंकि सीनियर का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। तो मैं तुरंत रेडी हो गया। और सर, कुछ बोलने से पहले पहले स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा मैं, अनुमति है तो। बिल्कुल टाइगर। ना शेर में जब होता है ना तो वो बीमार भी रहता है तो फर्क नहीं पड़ता। शेर शिकार करने में ध्यान देता है ना। और उसकी बिल्कुल। कोई भी वार खाली नहीं जाता। आज आपकी ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। जी जी सर। वेरी गुड। स्टार्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया, आ चुका है आपका। बहुत बढ़िया। गुड। वेल सेट। कंटिन्यू कर सकते हैं हम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, बीएसएस ट्रेनिंग में मैं आप सभी का दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूं। बस कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। जब तक आप उड़ान भरने वाले हैं, मतलब जब तक इस सेशन खत्म ना हो तब तक आप स्थिर बैठे, ऐसी जगह में बैठे जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। और हो सके तो अपना ईयरफोन लगा लें ताकि साउंड आपको क्लियर आए। या कहीं पे बहुत सारे एसोसिएट हमारे ट्रेनिंग के वक्त देखते हैं, बोलते हैं कि साउंड नहीं आ रहा है।
तो अगर कोई भी ईयरफोन लगा है तो उसको साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस ट्रेनिंग को, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरा नाम प्रदीप्ता पंडा है, ये सब आप जानते हैं। और जितने भी नए लोगों को बताना चाहूँगा, आज सुनी सर ने तो आपको बता दिया है सारी स्टोरी हमारा। और बहुत ही मतलब 19 साल पहले जॉब करके उब चुके थे, मतलब इरिटेट होने लगा था जॉब से। जैसे ही मैडम ने देखा तुरंत वो साइन अप किए, और जैसे कि सर ने बताया मैं भी उनका साथ देने लगा धीरे धीरे करके। और करीब 1 साल के बाद मैं अपना जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को एज ए फुल टाइमर मैंने अडॉप्ट किया। उसके बाद दोस्तों जो हाल हुआ सबको पता है, कोरोना का। जब छोड़ा मैं, उसका 1 महीने बाद कोरोना आ गया। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गति जो है धीमा हो गया। बाकी जब तक जुन है, जब तक जोश है, जब तक शरीर में खून है, तब तक तो सेप शॉप को छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो ऐसा ही सफर रहा, काफी सारे अचीवमेंट भी रहा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे, गुरुओं का साथ रहा। बहुत सारे बिजनेस को हम आगे लेके जा रहे हैं। तो सब धन्यवाद देंगे तो शेप शॉप कंपनी को, और शेप शॉप कंपनी के इस 5 डायरेक्टर को। दोस्तों यही वो लोग हैं जो हजारों लाखों लोगों का सपना को साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इतने सारे लोग हिंदुस्तान में, दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का नाम अगर बताऊं तो ये तो बहुत पहले से ही है। बताया जाता है कि 1936 से डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत हुआ था। बट डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत होते होते इंडिया को पहुंचते पहुंचते वो 1995 तक इंडिया में एंटर किया। लेकिन जब एंटर किया तो तब बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस के बारे में, इस मॉडल के बारे में पता नहीं था। और जो प्रोडक्ट लेके आए थे वो प्रोडक्ट ना हिंदुस्तान में चलता था, ना हिंदुस्तान में उसको यूज होता था, क्योंकि 1995 में लोगों के घर साइकिल का ढंग से नहीं होता था। तो वो लोग जो कंपनी में जो प्रोडक्ट को लेके आए थे, कोई कार वॉश, कोई वैक्यूम क्लीनर, ऐसे चीजें लेके आए थे, तो वो बिजनेस चला नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में खुराफात लोग बहुत हैं, बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट करने के बाद तुरंत वो अपने अपने मनी रोटेशन स्कीम, बहुत सारी कंपनियां खुली, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। आने का डेट भी पता करके आते थे और जाने का डेट भी पता करके जाते थे। तो बहुत सारे नेगेटिविटी था, नेगेटिविटी 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 ओनली। ये फ्रॉड स्कैम घोषित कर दिया गया इस बिजनेस को। उस समय 2000 में ये 5 लोग ये तय करते हैं कि हमें एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ओपन करना है। इतने नेगेटिविटी के अंदर इस कंपनी को सक्सेसफुली रन करवाते हैं। तो ऐसे महान डायरेक्टर को मेरा यहाँ से कोटि कोटि नमन है, और बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि इतने सारे लोगों को एक सही दिशा निर्धारित करके दिए, और एक सही गाइडलाइन में, यानी कि जो लीगल है। ऐसे कोई इलीगल कंपनी तो बहुत सारे थे, लेकिन उस टाइम कंपनी को देख के जो सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, वो उसको देख के वो खुद अपने आप एक इतना बड़ा इंडस्ट्री का खड़ा किए, निर्माण किए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल से। शायद इनके लिए कोई भी शब्द नहीं है, धन्यवाद तो बहुत छोटा सा शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक चीज है दोस्तों, जब भी कोई भी चीज को किया जाता है सॉरी दोस्तों, कोई भी चीज को किया जाता है तो सबसे पहले उसका नींव रखा जाता है एजुकेशन से। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान, हम वो देश में रहते हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की सभ्यता, सनातन सभ्यता का बात करूं तो पिछले 5,000 साल से है दोस्तों। जब कोई अमेरिका जानता ही नहीं था, तब से हिंदुस्तान शिक्षा में इतनी उन्नति किया था कि हर जगह पे गुरुकुल, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। 5,000 साल से पहले हम शिक्षा को इतनी महत्व देते थे। और आप सोचो, 200 साल गुलामी किए, अरब मुगलों ने लूटा, अफगान ने लूटा, इंग्लैंड ने, फॉरेन ने लूटा, हर कोई लूटा हिंदुस्तान को, फिर भी हिंदुस्तान खंडित नहीं हुआ। हिंदुस्तान में शिक्षा की कमी नहीं हुआ। और जब इतने सारे लोग लूटने के बाद भी आज 2030 तक बोल रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा तीसरा अर्थशक्ति बनेगा, या
भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये भारत का एजुकेशन सिस्टम की सही है, और प्राचीन सभ्यता जो है हमारे सनातन सभ्यता, शायद इसके लिए ही इतना बड़ा अचीवमेंट है हिंदुस्तान का। उसी वक्त जैसे 1947 का बात करूं तो 1947 में पाकिस्तान भी गया, बांग्लादेश भी हमारे हमसे अलग हुए, समय उनके पास भी था तरक्की करना, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान तरक्की क्यों किया? ना पाकिस्तान किया, ना बांग्लादेश किया। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही सिस्टम है, फोकस किया जाता है, वो है एजुकेशन के ऊपर। और जो सनातन सभ्यता का जो एजुकेशन है, वो विलुप्त होने के बाद भी कुछ जगह पे ऐसे सभ्यता, ऐसे गुरुकुल हैं जो बच्चों को पहले वो सोलह, मतलब एक शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, वो सारी चीजें वहां पे उनको बताया जाता था, और जो नींव है हिंदुस्तान का, वो बहुत ही सार्थक है। इसीलिए आज हिंदुस्तान में कुछ अच्छे लोग हैं जो संस्कारी हैं, संस्कार के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, और हिंदुस्तान को आज विश्व गुरु बनाने में उनका योगदान रहा है दोस्तों। और ऐसे ही शेप शॉप को, ऐसे ही इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए हमारे पास भी एक गुरुकुल है जिसका नाम है बीएसएस। और ऐसे बीएसएस संस्था को जो मतलब शुरुआत किए हैं, जो नींव दिए हैं, ऐसे महान गुरु हमारे मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को मैं नमन करना चाहूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप ही लोगों की वजह से ऐसे परंपरा, गुरु शिष्य का जो परंपरा है, जो सीखने का जो संस्कार है, जो कल्चर है, वो आप लोग डेवलप कर रहे हैं हमारे अंदर, और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद की अगली कड़ी में हम चलें तो हमारे न्यू डायमंड सर प्रकाश ठाकुर सर और रुपेश साहू सर, इन दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की वजह से वही संस्कार और वही कल्चर हमारे अंदर डेवलप हो रहा है। और धन्यवाद के आगे में हमारे गुरु माता मिसेस सीमा कश्यप मैडम और मिसेस सुमन साहू मैडम, इनका भी आशीर्वाद लेना चाहूंगा, इनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, हमारे 3 रेड क्लब लीडर जो टीना अधिकारी मैडम, इनकी क्या कहना, आप सब जानते हो कि इनके जो शब्द है, वो शब्द एकदम तीर की तरह है, और किसी के भी दिल वो भेद कर सकता है। जो चीजें बताते हैं, जो चीजें बोलते हैं, वो डायरेक्ट दिल से बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं। इनका अपने आप में व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है, इनको भी धन्यवाद। गोपाल साहू सर को भी धन्यवाद, आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे हैं, उड़ीसा वाले यहाँ पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। और दिवाकर ठाकुर सर, इनके बारे में भी मैं गोपाल सर से सुना, तो कितना शानदार लाजवाब इंसान है, और इस बिजनेस को कितना दिल से करते हैं, और अपने टीम को इतना बहुत बढ़िया तरीके से मतलब लीड करते हैं। थैंक यू सो मच तीनों रेड क्लब को भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज ट्रेनिंग तो ऐसा नहीं है, अगर देखा जाए तो बस कुछ बातें करेंगे, कुछ ओपिनियन, कुछ फैक्ट को लेके मैं आया हूं दोस्तों। चलिए जानते हैं क्या है वो सारी चीजें। क्या शेप शॉप करना आसान है? शेप शॉप आसान है क्या? मैं ये सवाल करना चाहता हूं, कोई चाहे तो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, यस और नो। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का यस भी होगा, बहुत सारे लोगों का नो भी होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आसान है, ये सिंपल है। इट्स ए सिंपल बट नॉट इजी। क्योंकि एक बंदा जब नौकरी करता है, उसके पीछे का रिकॉर्ड अगर देखें तो 18 साल 19 साल तक वो पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद जो जॉब मिलता है उसको 20 या 30 हजार का जॉब मिलता है, एवरेज इंसान का बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बिजनेस आपको हफ्तों में लाखों रुपए कमा के देगा, तो ये उतना इजी हो सकता है क्या? तो इजी नहीं है, बट सिंपल है। सिंपल, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी काम जब तक हम सीखे नहीं है, वो कठिन है। कठिन कोई काम नहीं होता। अगर वो कोई काम है आपको कठिन लग रहा है, इसका साफ साफ मतलब है कि उसका सही तरीका आपको पता नहीं है, या हमें पता नहीं है। हर काम कठिन नहीं है, या हर काम इजी नहीं है। जब तक आप सीख ना लो, जैसे हेलीकॉप्टर का के ऊपर आपको चढ़ा दिया जाए, वहां पे बोल दिया जाए कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है, तो आपके लिए कठिन है। लेकिन किसी पायलट को अगर बोल दिया जाए कि आपको हेलीकॉप्टर उड़ाओ, वो तुरंत बैठेगा, उड़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो उस काम को सीखा है। तो ऐसे ही जैसे हम अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं,
अलग अलग क्षेत्र में काम करने के बाद हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हम सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को मैं अपने तरीके से करूंगा। बिल्कुल रॉन्ग दोस्तों। अपने तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं कर सकते। ये भी एक एजुकेशन सिस्टम है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से करोगे तब जाके इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। इट्स सिंपल बट नॉट इजी। ऑल सिंपल थिंग आर सिंपल। आसान है बट इजी नहीं है। जैसे इससे पहले हमारे मैडम ने एक ट्रेनिंग में बताए थे कि सुबह उठ के पहले अपना बिस्तर को सही करना है। ये सिंपल काम है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आप कितने लोग हैं जो अपने बिस्तर को सही करते हैं। ये इजी नहीं है, सिंपल थिंग है, बट इजी नहीं है। इसे इस बिजनेस का भी बताऊं तो ये सिंपल है बट इजी नहीं है। इसको लगातार करने की जरूरत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन ऑफ एमएलएम। अगर इसका एजुकेशन का बात करें, अगर इस बिजनेस में हम आए हैं, जैसे पहले कोई बंदा इस बिजनेस में आता है ना, हम उसको जैसे बताते हैं वो करते जाता है, लेकिन पूरा 100% सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे सीनियर का बहुत बड़ा महत्व रहता है। हमेशा सीनियर को उसका भाव पकड़ के, उसका हाथ थाम के अगर साथ में लेके चलते हैं, किसी बंदे को आंख बंद कर लो और उसको बोलो कि आप जाओ, आगे जाओ, वो आगे जाएगा। लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में जाएगा। राइट में जाओ, राइट में जाएगा। बट वो कंफ्यूज रहेगा, सही में लेफ्ट में जा रहा है कि सही में राइट में जा रहा है, उसको पता नहीं है। लेकिन अगर हम उसका हाथ पकड़ के साथ में चले और लेफ्ट बोलते हैं तो लेफ्ट जाता है, राइट बोलते जाता है, क्योंकि हम साथ में हैं। ऐसे सीनियर का रोल होता है यहाँ पे। इस एजुकेशन को हमको लेना है और हमारे जो टीम है उन टीम को भी देना है। एमएलएम का मतलब क्या है दोस्तों? एमएलएम का मतलब आप सब जानते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। मैं बोलता हूं यहाँ पे एलएमएल का मतलब है महालक्ष्मी मंत्र। इस मंत्र को सीख के, इस मंत्र को जाप करके आप यहाँ पे महालक्ष्मी को स्वयं आमंत्रित कर सकते हो अपने घर पे। क्या ये बात। महालक्ष्मी मंत्र है। बहुत बढ़िया। बस इसको आपको याद करना है और बार बार जाप करते रहना है और महालक्ष्मी का आगमन, स्वागत करते रहना है। और ये दुनिया में आपको बहुत ही पद प्रतिष्ठा, सिद्धि प्रसिद्धि सब कुछ दे सकता है। एमएलएम का मतलब यही है दोस्तों। आज से यही ध्यान रखो कि एमएलएम को जाप करना है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सेफ शॉप कंपनी का जो रूल्स है, जो नियम है, उसको हमेशा जाप करते रहना है। पर बहुत सारे लोग जब नया इस बिजनेस में आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत उनको क्या होता है, लोगों की ओपिनियन और फैक्ट्स को नहीं जानते हैं। सिर्फ ओपिनियन को जानते हैं, फैक्ट्स को नहीं जानते हैं। ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन का मतलब क्या है? राय, सलाह देना। दोस्तों सलाह हिंदुस्तान में सबसे मुफ्त मिलता है। किसी बंदे को अगर पूछो पैसे चाहिए कि ज्ञान, नो डाउट ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन वो बंदा बोलता है मुझे पैसे चाहिए। आजकल यूट्यूब गूगल्स में बहुत सारे मीम्स चल रहा है इसका। बोलता है पैसे। क्यों? पैसा कोई देता नहीं है, ज्ञान तो हर कोई बांटता है। बिल्कुल सही है बात दोस्तों, ज्ञान हर कोई बांटता है, पैसे कोई नहीं देता है। और ये फ्री में है ओपिनियन। जैसे ओपिनियन का मतलब क्या है? ओपिनियन का कोई अस्तित्व नहीं होता है दोस्तों। जैसे हम इस बिजनेस को करने निकलते हैं ना और लोगों को बताने निकलते हैं, तो वहां से हमें ओपिनियन मिलता है, फैक्ट्स नहीं मिलता है। वो ओपिनियन कौन सा? जैसे इस बिजनेस का बात करूं तो इस बिजनेस में, जैसे मैं पहले बताया, नेगेटिविटी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे नेगेटिव ओपिनियन आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसका कारण यही है कि जितने फ्रॉड कंपनी जब नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल को अपनाकर मनी रोटेशन वाला स्कीम चालू किए, ये कब का है? ये आज से 40-45 साल का पहले से ऐसे बहुत सारे मैं 1995 का अगर बात करूं, 1995 के बाद ही हिंदुस्तान में अगर आया 2000 से 2010 के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंपनी आए जो मनी रोटेशन स्कीम लेके आए। और ये सब स्कीम को जो एडॉप्ट किए वो कौन है? हिंदुस्तान में लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो ये हमारे जो अगर देखा जाए हमारे पेरेंट्स के जमाने का बात कर रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स के टाइम में ये सारे फ्रॉड हुए हैं। तो ये लोग हर कोई अपना पैसा डुबा के बैठे हैं दोस्तों।
लेकिन 2016 के बाद जैसे गाइडलाइन आया 2021 28 दिसंबर को, जैसे इसको परमानेंट लॉ पे बना दिया गया, तब से जो कंपनी है वो कंपनी लीगल है। वो फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, ओपिनियन के ऊपर काम नहीं करते हैं। आप भी जब इस बिजनेस को करने निकलते हैं, छोटा सा स्टोरी में बताना चाहूंगा, शायद किसी ने बताए थे। एक गधा बीमार था, एक गधा बीमार था, तो उसके जो ओनर था वो डॉक्टर के पास गया और बोला कि मेरा गधा बीमार है। तो वो उसने उसको गोली दी और गोली बोला ये जाके खिला दो। गधा के मालिक ने आके गधे को गोली खिलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत प्रयास करने के बाद भी वो गधा गोली नहीं खा रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गया, बोला गधा तो गोली खा ही नहीं रहा है। तो वो बोलता है कि एक तरकीब है, मैं बोलता हूँ वैसा करो। वो जा उसको एक नली लेना, मुंह में डाल देना, नली में गोली रखना, फूंक मार देना, गोली अंदर चले जाएगा। वैसे ही वो आदमी आता है घर, घर में आता है, गली गधे के गले में एक नली रखता है, गोली भी रखता है, और फूंक मारने से पहले गधा फूंक मार देता है और गोली इंसान के अंदर आ जाता है। तो खिलाने गया था गधा को, लेकिन खुद खा के आ गया। बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। जब हम नए नए लोगों को बताने जाते हैं, समझाने, तो हम खुद जाते हैं लेकिन खुद समझ के आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास हरा भरा ज्ञान है, ओपिनियन है, नेगेटिव ओपिनियन है उनके पास। तो हमें गोली नहीं खाना है दोस्तों, गोली उनको खिलाना है। इसीलिए आपको फैक्ट जानने की जरूरत है। क्या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मैं आगे बताना चाहूंगा। आप बताइए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसकी नॉलेज आपको जानना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना चाहिए क्या ये बिजनेस, पहले आप खुद जान लो, उसके बाद लोगों को बताना। जैसे ही नया व्यक्ति इस बिजनेस को करता है स्टार्ट, बहुत ही एक्साइटमेंट के आप बार बार उसको बोल के गए होगे कि किसी को मत बताना, लेकिन एक्साइटमेंट के अंदर वो आप जैसे ही निकलते हो घर से 15 लोगों को फोन करके बता लेता है मैं जुड़ा हूं, तू भी जुड़ेगा। क्या ये बिजनेस, क्या आप ये बिजनेस आपके लिए है या नहीं? ये सारी चीजें आपको पहले फैक्ट्स को जानना पड़ेगा दोस्तों। बिना जाने आप नहीं कर सकते। और आप जो प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन उस प्रोफेशन का जो काम है, उस काम को करते हुए इस काम को जरूर कर सकते हो आप, लेकिन उस काम को करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। जैसे दूध, दूध का 40-50 रुपए लीटर है, वो खुद अपने अस्तित्व को बदलता है। एक खटास डाल देते तो दही हो जाता है, दही होने के बाद उसका बढ़ जाता है कीमत। उस दही को फिर हम अगर ग्राइंडिंग करते हैं तो वहां से मक्खन निकल जाता है, मक्खन का अगर गर्म करते हैं तो घी निकल जाता है। जैसे उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, ऐसे ही इस बिजनेस में आपको आने के बाद बहुत परेशानी आएगा, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, और बहुत सारी मुश्किलों को फेस करते हुए जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ते जाएगा। और सबसे ज्यादा घी का वैल्यू कब कब रहता है, जब वो ईश्वर के सामने जलता है, खुद भी जलता है और सामने वाले को भी प्रकाशित करता है, उस एरिया को भी प्रकाशित करता है। वैसे ही आप एक दिन बन जाओगे। जैसे ही आप जलते जाओगे, जैसे ही इस बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे, बिना रुके बिना थके अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, तो एक दिन आप खुद भी प्रकाशित महसूस करोगे, और आपके अगल बगल में जितने लोग हैं उन सबको भी आप रोशनी दे सकते हो दोस्तों। तो पहले हमें फैक्ट्स को जानना है। क्या है ये फैक्ट्स? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैसे हम इस बिजनेस को, ओपिनियन का मतलब क्या है? राय, सलाह देना। और फैक्ट्स का मतलब है तथ्य, इतिहास। ओपिनियन क्या है? ओपिनियन जैसे कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में अगर मैं बोलूं ये कैसे इंसान है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपकी राय है, और राय के कोई अस्तित्व नहीं होता है दोस्त। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की बात हम करते हैं तो लोग राय देते हैं, ये समझ लेना। आप नरेंद्र मोदी को फैक्ट फैक्ट के बारे में नहीं पता, अगर वो कोई घोटाला किए हैं तो वो गलत आदमी होंगे, अगर फैक्ट को देखा जाए तो। अगर वो अच्छी काम किए हैं तो वो सही आदमी होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव इनके बारे में बोल रहे हो तो वो सिर्फ आपकी राय है, वो नरेंद्र मोदी का कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही नरेंद्र मोदी का बात करें, उसके बाद हम धोनी का भी बात कर सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। वो भी आते हैं, हम सोफा में बैठते हैं, हम सोफा में बैठे हैं और पॉपकॉर्न खा के क्रिकेट देख रहे हैं, और धोनी को हम राय देते हैं कि ये थर्ड डाउन में नहीं आना चाहिए, ये तो फोर्थ डाउन का बच्चा है, खिलाड़ी है।
इसको कैप्टनशिप, इसको बॉलिंग नहीं देना चाहिए। अगर मैं उस ग्राउंड में आपको खड़ा कर दूं कि हम वहां पे खड़ा हो जाए, तो हमारा पैंट गीली हो जाएगी दोस्त उस जगह पे। और विराट कोहली को भी हम सलाह दे देते हैं, इसको ऐसे नहीं मारना चाहिए था। ये हमारे ओपिनियन है और इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। कितना आसान है, आप सोचो। बैठ के हम जहाँ पे सोफा में पॉपकॉर्न खाते हुए क्रिकेट देखते हैं और विराट कोहली आउट हो जाता है, तो हम बोलते तो इस शॉट को, इसको ऐसे नहीं मारना चाहिए था। ये कितना आसान है। लेकिन हम अगर आपको बैट पकड़ा दें और उस बॉलर को, जो प्रोफेशनल बॉलर है, एक बॉल खेलने का औकात हमारा नहीं है, लेकिन हम विराट कोहली को भी राय दे देते हैं, ओपिनियन दे देते हैं। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब जाते हैं, लोगों से हमें नेगेटिव ओपिनियन मिलता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है दोस्त। आपको फैक्ट्स की जरूरत है, आपको फैक्ट्स जानना है। क्या है फैक्ट्स? एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में है क्या चीज, इसको बहुत ही गंभीर तरीके से लेना है। इसको जानेंगे तो आपको मैं बता दे रहा हूं, दुनिया में ऐसे ऐसे धुरंधर हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको एक ही तीर में घायल कर सकते हैं। कहने का मतलब है शब्द का तीर। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके पास भी हम पहुंचते हैं। होना चाहिए नेट, कैसे शुरू हुआ, ये सारे। हमारे पास दो सर्च इंजन है दोस्तों, एक गूगल है। गूगल और यूट्यूब दोनों में भी आपको ओपिनियन मिलेंगे, इतना भी मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब में वीडियो कौन डालता है? आप और मेरे जैसे ही लोग वीडियो डालते हैं। उस वीडियो में भी सच्चाई पूरा नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छा साइट आपको पकड़ ली में आ गया, कोई सक्सेसफुल इंसान, मैं आज तक किसी सक्सेसफुल इंसान, किसी ऑथेंटिक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोलते नहीं देखा हूं। जो शिक्षित है वो कभी गलत नहीं बोला। दुनिया का 10 सबसे अमीर इंसान का आप स्टेटमेंट ले लो, सभी ने नेटवर्क मार्केटिंग को सही ठहराया है। लेकिन हम, कोई पान दुकान वाला, कोई नौकरी करने वाला, किसी के भी बात में पड़ जाते हैं, उसका ओपिनियन को हम सही मान लेते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से दूर हो जाते हैं। गूगल में भी ब्लॉग डालते रहते हैं लोग, कौन डालता है? हम ही जैसे लोग डालते हैं ना। तो हमारे पास फैक्ट है, बिना फैक्ट के वो ओपिनियन डालते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो सही जगह पे सर्च करो। एमसीए के गाइडलाइन में जाओ आप। फिक्की, जैसे मैं आपको आगे बताना चाहूंगा, फैक्ट क्या है। फैक्ट का बात करें तो WFDA, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये वो संस्था है जो पूरे विश्व की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंपनियों का लेखा जोखा ये इसके पास है। ये पूरा रेगुलेट करता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। WFDA से, जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, इसको आपको जानना है। इसका जो सारे रूल्स है, इसका जो सारे डेटा है, इसको आपको गूगल से डाउनलोड करना है। इसका कहना है कि भारत इतना शक्तिशाली देश है, भारत इतना पॉपुलेशन में इतना जबरदस्त है और डायरेक्ट सेलिंग के लिए इतना सही जगह है कि 2025 तक ये 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला है। 65,000 करोड़, जो आज मात्र 15 से 20 हजार करोड़ में है। आप समझ सकते हैं, इसका डेटा आप लीजिए। इसका डेटा लेके आप लोगों को अगर बताते हैं तो आप बहुत ज्यादा लाभ लाभ उठा पाएंगे और सामने वालों का आंसर भी आप दे पाएंगे। ये फैक्ट है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग 170 देशों में चल रहा है और सारे देशों में लीगल है, कोई इलीगल धंधा नहीं है हमारा। तो ये आपके अंदर से पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि सामने वाले को कॉन्फिडेंटली बता पाए। हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कोई पूछता है हमें क्या करते हो, तो हम हाँ हाँ करके छोड़ देते हैं, बोल नहीं पाते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। अरे पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बताओ, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। कहते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ, हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, जिसको आपकी भाषा में आप चेन सिस्टम बोलते हो सर। डायरेक्ट ही मैं बोलता हूँ। लेकिन इतना भी बता दे रहा हूं सर, जितने लोग चेन सिस्टम बना के बड़ा काम किए हैं ना, वो सब चेन से हैं। जो चेन सिस्टम में नहीं है वो बेचैन घूम रहे हैं, आप और मेरे जैसे। ये कॉन्फिडेंटली आपको बोलना पड़ेगा।
कब बोल पाओगे? जब फैक्ट्स आपको पता होगा। ये फैक्ट्स आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और सही साइट में जाके, ऐसे ब्लॉग पढ़ के नहीं, सही जो रजिस्ट्रेटेड साइट है WFDSA का, ये 170 कंट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग चल रही है उसका ये फेडरेशन है ये। और हर कंट्री के अंदर एक IDSA है। जैसे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये IDSA है, ऐसे अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग ADSA है। हर कंट्री में अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है और ये किसके मेंबर हैं? WFDSA का, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर है। और ये अपने हिंदुस्तान में जो भी जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उन सबको ये रेगुलेट करते हैं। ये सबका लेखा जोखा रखे हैं, क्या हुआ, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, ये सारी डेटा इनके अंदर है। ये 65,000 करोड़ का जो आज इनको 2025 तक जो अनुमान लगाए हैं उसमें भी ये बोलते हैं कि 70% जो है वो लेडीज ही इसको पार्टिसिपेट करेंगे। आप सोच सकते हो, जो हाउसवाइफ घर में बैठ के इधर उधर का काम करती थी, टीवी सीरियल देखती थी, वो आज डायरेक्ट सेलिंग में हम महीने का लाखों रुपए कमाने का इतना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी उसके पास है। और महिला 70%, ये 2025 तक आंकड़ा है IDSA का कि 70% हिंदुस्तान में महिला ही इस बिजनेस को करेंगे। ये WFDSA और IDSA का मिलीजुली ये है। तो आप ये डाटा डाटा को रखिए, ये लिख के रखिए और ये सारी चीजें जहन में डाल दीजिए कि कोई भी अगर बोलता है तो मैं आप आगे और भी आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। ये दो संस्था है दोस्तों, फिक्की, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जितने भी बिजनेस है हिंदुस्तान में, वो सारे लोगों का लेखा जोखा ये रेगुलेट करता है FICCI, फिक्की, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। मतलब कमर्शियल जितना भी पैसे कमाने का जरिया है वो बिजनेस है, उस बिजनेस, वो इंडस्ट्री, उस टोटल कंपनी जितने हैं वो सारे लोगों का देख मतलब रिपोर्ट लेती है फिक्की। और इसका कहना है, इसको बोलते हैं ये इंडियन कंपनी है, मैं इतना भी बता दे रहा हूँ, FICCI ये इंडियन संस्था है। ये संस्था हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बिजनेस है उन सबका लेखा जोखा ये रखती है। इसका जो ऑडिट है, ये बिजनेस का जो ऑडिट करते हैं ये फिक्की ही करता है और ये भविष्य बताता है, वर्तमान में क्या चल रहा है वो भी इसका रिजल्ट है, रिसर्च करता है, और पीछे क्यों हुआ वो भी ये रिसर्च करते हैं। तो इनका जो डेटा है वो डेटा को कलेक्शन करो। KPMG ये नेदरलैंड का कंपनी है दोस्तों, क्या इसका नाम है? क्लिनवेल पीट मार्विक जियोडेलर। तो ये KPMG का भी रिपोर्ट कहता है, ये पूरा ऑल वर्ल्ड में इसका KPMG का रिपोर्ट जाता है, ये भी ऑडिट करता है बिजनेस का लेखा जोखा, सारे इसके पास भी है। ये दो संस्था ऐसे संस्था है जो पूरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं और बहुत ही बढ़िया शानदार जानकारी देते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे मैं बताया 170 देशों में, अगर हिंदुस्तान का बात करें तो वो सबसे अव्वल नंबर पे है, क्योंकि आपका पॉपुलेशन ही हमारा ताकत है। और यहाँ पे 65,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है 2025 तक। तो सही समय पे हमने एंटर किया है, सही समय पे हम अगर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो हम बहुत जल्दी इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेदरलैंड का कंपनी है KPMG और फिक्की है इंडियन कंपनी। और फिक्की को कहा जाता है, फिक्की इज द वॉइस ऑफ द इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्री है उनका ये आवाज उठाता है, क्या गलत है, क्या सही है, वो सारी चीजें आवाज उठाता है। कौन है? गवर्नमेंट के पास जाके फिक्की। तो ये वॉइस है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का वॉइस है फिक्की। तो इसको ध्यान में रखना, बहुत ही बड़ा दो संस्था हमारे साथ जुड़े हैं और इनके भी जो डेटा है वो डेटा आपको लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं कि 2 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में इस बिजनेस को करते हैं दोस्तों। 2 करोड़ से ज्यादा लोग, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस बिजनेस को एक्टिवली कर रहे हैं। ज्वाइन करने का बात नहीं कर रहा हूं, ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये 2 करोड़ लोग अभी एक्टिवली इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिसके घर में दाल रोटी पहुंच रहा है। तो कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट ये क्रिएट कर रहा है, ये आप खुद सोच सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट का बात करें तो कोई भी सरकार सक्षम नहीं है लोगों को नौकरी देने के लिए। 90 लाख से 1 करोड़
ये डेटा है। 90 करोड़, 90 लाख से 1 करोड़ बच्चे हर समय, मतलब हर साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। और 17 लाख ऐसे जॉब होते हैं जो रेलवे क्रिएट करता है। और सारे मिला जुला के 20 से 25 लाख जॉब क्रिएट हो पाता है। और 1 करोड़ अगर बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, आप सोच सकते हैं 80 लाख बच्चे कहां जाएंगे। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ये डेटा है, ये फिक्की का डेटा है, ये केपीएमजी का डेटा है। ये सारे डेटा मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि मैं यहां से लिया हूं, तो सोच समझ के ये सारी चीजें आपको बतानी है। 1 करोड़ बच्चे से 20 लाख या 25 लाख बच्चे जॉब किए, जो भारत सरकार का अवदान रहा। लेकिन बाकी 80 लाख बच्चे, कोई ठेला खोल रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, तो कोई पान का ठेला खोल रहा है, कोई अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है। जैसे सरकार भी इसका फायदा उठा रही है। एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक का दरमाहा आज, तनख्वाह अगर बताएं तो कम से कम 50 से 70 हजार रुपए है। लेकिन सरकार ने देखा कि बहुत सारे लोग मेरे पास है और जॉब कम है, तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं, एक एसएस नाम का एक पोस्ट निकाल देता हूं, जो एसएस, सह शिक्षाकर्मी, एसएस के नाम से वो शिक्षाकर्मी जाते हैं और 12 से 15 हजार सैलरी लेके पांच पांच एक का सैलरी में पांच पांच लोगों को वो एम्प्लॉय, मतलब नौकरी दे देता है। दोस्तों, मैं ये नौकरी चाकरी इसका एक बहुत बढ़िया चीज है, मैं बताना चाहूंगा। पहले जो जमाने में नौकरी करते थे ना लोग, वो एक नौकरी करता था, जितने पैसे आता था वो 9 लोग खाते थे, उसका नाम इसीलिए नौकरी। उसके बाद उस पैसे से महंगाई बढ़ते गया, उस पैसे से 4 लोग खाने के सक्षम हुए, इसीलिए नौकरी के बाद उसको चाकरी बोला गया। समझ में आ रहा है? एक मजाक की बात है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ये सही है। पहले 9 लोग खाते थे तो नौकरी होता था, उसी पैसे से उसके बाद 4 लोग खाने लगे तो चाकरी होता। उसके बाद जो पैसे मिलते थे उस पैसे को सिर्फ तन का कपड़ा ही हो पाता था, इसीलिए उसको तनख्वाह कहा जाता था। और तनख्वाह जब कहने लगे, उसके बाद देखे कि वो कपड़ा भी खुद के शरीर में नहीं आ रहा है उस पैसे से, तो उसको कहा गया वेतन। अब वो वेतन सैलरी बन चुका है। और गजब यार, वो सैलरी का क्या मतलब है, जनरेशन है। आज वो सैलरी का मतलब है सर, आजकल वो लड़का लड़की जो फोन खरीद रहे हैं उसको सेल फोन कहा जाता है। बस वो सेल फोन रिचार्ज करने का काम आता है आजकल का सैलरी। पहले नौकरी था, उसके बाद चाकरी आया, उसके बाद वेतन, तनख्वाह, अब सैलरी। इसका नाम परिवर्तन हुआ, इसका पीछे का कारण यही है। आजकल सेलफोन चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं लड़का लड़की लोग, है ना? क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट है ये, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। नौकरी इनके पास भी है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो पढ़ाई लिखाई किए, जो 19 साल 20 साल पढ़े पढ़े, क्या उसके बदले वो 20 हजार रुपए या 12 हजार या 15 हजार सैलरी ही उनके लिए है? क्या इसके लिए इतना पढ़ाई किए थे? तो ये एम्प्लॉयमेंट 2 करोड़ का अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे पा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा इंडस्ट्री है ये फैक्ट है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम इंडिया की, न्यू इंडिया बनाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गर्व की बात है ये। आप, ये छोटा चीज नहीं है दोस्तों। कंट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज बिल्डिंग इंडिया, ये इंडिया को बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। अब एक यहाँ पे भी एक बात बताना चाहूंगा। किसी जंगल में बहुत आग लगा हुआ था, सारे लोग आग को बुझाने में लगे थे। बाल्टी, कोई ड्रम, कोई पाइप लगा के, कोई किस तरह से, जो जिस मर्जी से वो कर सका, वो आग को बुझाने में लगे थे। उस टाइम एक चिड़िया भी वहां पे देखा। उस चिड़िया ने क्या क्या किया, चोंच में 2 बूंद पानी लेके उस जंगल में डालते गया, 2 बूंद पानी लेके उस जंगल में डालते गया, फिर गया 2 बूंद पानी फिर जंगल में डालते गया। अब वहां पे एक बूढ़ा आदमी साइड में बैठ के देख रहा था। तो चिड़िया को बोलता है वो बच्चा, वो बूढ़ा आदमी, कि आप क्या कर रहे हो? ये अगर ये 2 बूंद में पानी में अगर ये आग बुझ सकता तो बहुत बड़ी बात है, आपके द्वारा ये आग नहीं बुझने वाला है। तो चिड़िया का जवाब सुनिएगा दोस्त। चिड़िया बोलता है, जब भी इस आग की जिक्र होगी, इस आग बुझाने की जिसकी भी लिस्ट होगा ना, उस लिस्ट में मेरा नाम जरूर होगा।
बुझाने वालों में मेरा नाम होगा। चाहे वो आग बुझे ना बुझे, लेकिन जब भी याद किया जाएगा कि आग को बुझाया गया, तो उसमें मेरा नाम जरूर होगा, वो दो बूंद पानी ही सही। तो जब भी आप हिंदुस्तान की ग्रोथ का बात करेंगे, तो आपका नाम भी जरूर होगा दोस्त, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, और हर वक्त आपके इनकम से, आपकी सेलिंग से जितने भी पैसे गवर्नमेंट को जा रहा है, वो बिल्डिंग न्यू इंडिया बनाने के लिए सरकार के पास हमारा भी योगदान है। वो चाहे आग बुझे या ना बुझे, फिर भी हम वो चिड़िया हैं जो बुझाने का कोशिश तो कर रहे हैं। तो हमेशा कंट्रीब्यूशन हमारा भी सरकार के ऊपर रहा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। लॉकडाउन में अगर बताना चाहूँ तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू डायरेक्ट सेलिंग से ही गया है। तो कंट्रीब्यूशन अगर मैं बताऊं तो हमारे ऐसे पांच पांच सेक्टर में है जो अभी भी हम काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया में अभी भी 5 फैक्ट्स इन बिल्ड न्यू इंडिया, नया भारत बनाने के लिए हम 5 क्षेत्र में अभी भी काम कर रहे हैं। पहला, मेक इन इंडिया, हम स्वदेशी कंपनी में है। शेप सॉ की स्वदेशी कंपनी है, और यहीं के लोग इस प्रोडक्ट को यूज करके, जो प्रोडक्ट हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट है, यूज करके, हम भगवत गीता का बात करें, हम संपूर्ण हनुमान का बात करें, प्योरली मेक इन इंडिया है। इसको कोई दूसरा देश आके नहीं बनाया। आज तेजस का बात करें, आज सरकार जितने भी चीजें कर रहा है, आप मंगलयान का बात करें, गगनयान का बात करें, चंद्रयान का बात करें, सारे देसी है मेक इन इंडिया। वो लोग जितने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, वो उतना ही हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाले, मेक इन इंडिया का। तो ये भी फैक्ट है, ये भी आप बता सकते हो लोगों को। दूसरी बात करें तो स्किल इंडिया, जो स्किल इंडिया भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उसमें हम पहले से भागीदारी कर रहे हैं। वो आज लॉन्च किए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति को, गांव का देहात व्यक्ति को भी इस बिजनेस में लेके आते हैं, उसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और कल वो बहुत बड़ा लीडर बनता है और लाखों करोड़ों रुपए पैसा कमाता है। तो क्या हम उसका स्किल डेवलप नहीं किए? हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का बताते हैं, किस हिसाब से लोगों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए जो हमारे सक्सेस मंत्र है, उसमें सारी चीजें दिया गया है। उसको अगर फॉलो करते हैं लोग, तो वो अपने आप जितना भी स्किल है सारे डेवलप हो जाएंगे। वो 8 स्टेप इसीलिए दिया गया है कि आपके स्किल डेवलपमेंट हो। वो पाथ प्लस सी उसीलिए दिया गया है कि आपकी स्किल डेवलपमेंट हो। आपके पास वो नहीं है, लेकिन लगातार लगातार जैसे ही आप करते जाएंगे, तो आपके पास ऑनेस्टी भी आ जाएगी, आपके पास कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी, आप बढ़िया पैशन के साथ इस काम कर सकते। तो ये सारे स्किल्स हैं, ये सारे स्किल्स को डेवलप हम पहले से ही कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान को न्यू इंडिया बनाने में हम काम कर रहे हैं, ये फैक्ट है। तीसरा जो योगदान है हमारा, वोमेन एम्पावरमेंट। मैं अभी आपको बताया 70% से ज्यादा यहाँ पे लेडीज काम कर रहे हैं, और 2025-30 तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो हम लेडीज लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे यहाँ गुरुमा है, बहुत सारे लेडीज यंग भी हैं जो इस बिजनेस को दिल से कर रहे हैं, अपने घर से छोड़ के कर रहे हैं। और लेडीज लोगों का एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी है। बोलते हैं एक घर में अगर एक मर्द शिक्षित होता है तो सिर्फ वही शिक्षित होता है, लेकिन घर में एक औरत शिक्षित होता है तो वो पूरा पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। अगर लेडीज लोगों के पास ये एम्पावरमेंट, अगर लेडीज एक जागरूक होता है और वो खुद सशक्त होता है, खुद अपने आत्मनिर्भर हो सकता है, तो वो पूरे परिवार को और आगे बढ़ा के लेके जा सकता है दोस्तों। तो ये काम हम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, हम 23 सालों से ये काम कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। चौथा जो है डिजिटल इंडिया। आज डिजिटल इंडिया हुआ, और डिजिटल इंडिया का बात है, तो मैं आपको बता दूं, सारी चीजें हम डिजिटली तो कर रहे हैं, इसको बढ़ावा हम ही तो दे रहे हैं। आप जाओ किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे साइट है, अगर www.safeshopindia.com का बात करूं, तो सबसे ज्यादा विजिट करने वाला सॉफ्टवेयर अगर कोई है, तो वो है www.safeshopindia.com। ये भी, इसमें भी हम नंबर 1 है दोस्तों, ये भी डेटा है। किसी भी साइट को ज्यादा विजिट करने वाला कोई अगर साइट है, वो साइट है www.safeshopindia.com। जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सबका साइट से सबसे ज्यादा विजिट करते हैं लोग www.safeshopindia.com में। तो डिजिटल इंडिया में भी हम भागीदारी करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो हम सेफ शॉप कंपनी में हम काम करते हैं, तो हम डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुस्तान इसमें भी सशक्त हो रहा है, और डिजिटली कितना रेवेन्यू जाता है इंडिया को, 80%। आप सोच सकते हैं डिजिटल इंडिया से 80% रेवेन्यू जाता है हिंदुस्तान को।
आज इस जमाने में, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन हो चुका है। आप प्लान में भी दिखाते हैं हम, पैन कार्ड से लेके आधार कार्ड से हर चीज डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल इंडिया के बाद स्टार्टअप इंडिया, ये इस क्षेत्र में भी जो सरकार आज निकाला है, ये इस क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। किसी के पास अगर पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं है, किसी के पास बैक सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। यही था ना पहले। लेकिन आज आज हम स्टार्टअप इंडिया का बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं? अगर एक बंदे के पास कुछ नहीं है, कुछ स्किल नहीं है, क्या उसके सपने पूरे नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। वो भी डायरेक्ट सेलिंग शेप शॉप में हो सकते हैं। वो सिर्फ इसमें आने का मन बना ले और हमारे साथ जुड़ जाए, तो उसको हम उसका दोनों भाव पकड़ के, दो सीनियर उसको लेके जमीन मतलब समंदर भी पार करवा सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड है। ये पता है आपको तैरना नहीं आता है, लेकिन क्या दो अच्छे तैराक अगर दोनों बाँह आप पकड़ लें, तो वो नदी आप पार नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। ये स्टार्टअप इंडिया है। हम करते हैं, क्या करते हैं, लोगों को ला के उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम मदद करते हैं, और लोगों को मदद करते 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 खुद भी हम बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं और सामने वाले को भी पैसे कमा के देते हैं। ये नया स्टार्टअप तो है, इसको भी हमें सोचना है। हम स्टार्टअप करवाते हैं लोगों को, और स्टार्टअप इंडिया आज नारा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हम पिछले 23 सालों से इसको कर रहे हैं। ये पांचों पिछले 23 सालों से ये सारे करते आए हैं का शेप शॉप का मार्केटिंग। मैं आपको ये फैक्ट्स इसलिए बता रहा हूँ, इसको जानना पड़ेगा आपको। आज नेटवर्क मार्केटिंग इतना शानदार बिजनेस हो चुका है कि शिक्षा प्रणाली में भी इसको शामिल किया गया है। और जो डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग, आज हिंदुस्तान में 3 ऐसे यूनिवर्सिटी है। पहला यूनिवर्सिटी है सोलोनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश में है ये। यहाँ पे डिप्लोमा करवाया जा रहा है, बाकायदा लोग इसको पढ़ रहे हैं। जैसे आईटी सेक्टर में, जैसे और बाकी सारे डिप्लोमा करके लोग नौकरी करते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का भी डिप्लोमा करके वो लोग आएंगे और सेफ शॉप में आपके नीचे ज्वाइन करेंगे। दोस्त, आपके नीचे ज्वाइन करेंगे, और आपको जैसे यहाँ पे हम लोगों को सिखाते पढ़ाते सालों गुजर जाता है, वो पहले से ट्रेंड व्यक्ति, पहले से प्रैक्टिकल किया हुआ व्यक्ति आएगा और आपके नीचे काम करेगा। तो सोच सकते हैं आप बना बनाया लीडर ही यहाँ पे बिजनेस करेंगे। फ्यूचर इसका ये है। सोलोनी यूनिवर्सिटी इसका एक जिदा जागता सबूत है, जहां पे डिप्लोमा करवाया जा रहा है। दूसरा यूनिवर्सिटी का बात करें तो एमईटी यूनिवर्सिटी मुंबई, यहाँ पे भी डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में करवाया जा रहा है, जहाँ पे 90,000 से 2 लाख रुपए तक इसका फीस है। आप कोर्स कैसा करोगे उस हिसाब से इसका फीस दे के आप वहां पे कोर्स कर सकते हो। और जो नए जनरेशन है वो इस कोर्स को करेंगे, इस बिजनेस के बारे में उनको भी नॉलेज मिल रहा है। आए दिन बहुत सारे ऐसे साइट है जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का एडवर्टाइजमेंट चलता है। मैं प्रमोशन नहीं बोलूंगा उसको, कि जो लोग इस बिजनेस में आज ऑडी मर्सिडीज खरीदे हैं, जो लोग इस बिजनेस को करके बहुत ही ज्यादा सफल हैं, जिसके पास साइकिल खरीदने का भी औकात नहीं था, वो आज जैगुआर में चल रहे हैं। वो सारे लोगों का प्रोफाइल जब देखेंगे वो लोग, वो नए जनरेशन, वो भी इस बिजनेस में जाके बिल्कुल कोर्स खत्म करके आके आपके नीचे ज्वाइन करने वाले हैं। दोस्त, तो एमआईटी यूनिवर्सिटी मुंबई में भी ये कोर्स चालू हो चुका है। और तीसरा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी चालू हो चुका। और डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग या डिप्लोमा इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप सोच सकते हैं इसका फ्यूचर कितना शानदार है। तो आप खुश हो जाइए दोस्त, कि आप ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, ऐसी कंपनी में शेप शॉप, जो लीगली एथिकली पूरा क्रेडिबिलिटी है इसका, कि आप आगे जाके इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे इतिहास रच सकते हैं, जहाँ पे लोग साइकिल या गाड़ी बदलने का औकात नहीं होता है, वहां पे ऑडी खरीदने के बाद मर्सिडीज का बात करते हैं, मर्सिडीज खरीदने के बाद बीएमडब्ल्यू का बात करते हैं, बीएमडब्ल्यू के बाद लंबरगिनी का बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा भी इतिहास है, हो चुका है, बन चुका है, जो 4 खुद का प्लेन खरीद के रखा है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। तो आप समझ सकते हैं, कोई बंदा जहाँ जो बाइक नहीं बदल सकता है, वो अगर प्लेन में चल रहा है खुद का, वो भी, तो आप समझ सकते हैं इस बिजनेस में कितना दम है। ये सारी फैक्ट है, ये आप बता सकते हैं लोगों को। उसके बाद अगर बात करें, तो हमारी जो कंपनी, हमारे सिस्टम, बीएसएस सिस्टम, जो हमें प्रोत्साहन देता है, मतलब ये जो प्रेरणा देता है कि हम हमेशा
मोटिवेटेड रहें, हमेशा कार्यरत रहें। ये सारे अगर मैं आपको बताऊं, एक घोड़सवार को अगर देखा जाए तो हमेशा चाबुक मारते रहता है घोड़े के ऊपर। अगर आपको लगेगा कि घोड़े को दर्द होता होगा, तो ये नहीं, वो दर्द इसलिए सहना पड़ेगा उसको क्योंकि उसका स्पीड बढ़ जाएगा। और ये वो दर्द है, आपको लगेगा कि ये सीनियर कैसे मुझे बोल रहे हैं, ये करने के लिए बोल रहे हैं, वो करने के बोल रहे हैं। दोस्तों, ये गोल बनाते हैं और ये आप अगर अचीवमेंट करते हैं तो वो चाबुक है ये, कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे कल सर का था, हमारे ठाकरे सर का, उन्होंने क्या बताया कि मैं दो ऐसे मतलब हमारा जो टारगेट है उसको फाइट किया और आज रैंक 4 तक पहुंच गया। आप समझ सकते हैं, एक साल में रैंक 4 तक पहुंच गया बंदा कैसे ऐसे टारगेट को फाइट करते हैं। तो हम भी दोस्तों एक साल में दोनों का हमारा सिल्वर शिप कंप्लीट हो गया था। एक साल के अंदर दोनों का कंप्लीट होके हम प्लैटिनम के पास पहुंच गए थे। उस टाइम तो प्लैटिनम नहीं था, सिल्वर के बाद डायरेक्ट गोल्ड था। तो पास पास हम पहुंच गए थे। इसका कारण ये था कि हमने फाइट किया था। हम दोनों ने बैंकॉक फाइट किया था, मैडम का और मेरा भी। तो सोचिए, अगर कोई फाइट करता है इस ऐसे टारगेट को, तो वो बहुत जल्दी अपना रैंक बदलता है, बहुत जल्दी अपना इनकम बदलता है। और वो सबसे बड़ी चीज है कि वो पॉजिटिव रहता है। आप सोचो, पॉजिटिव इंसान कब रहता है? जब उसका सारी चीजें सही सही होता है। आप सोच रहे हो कि इस हफ्ते में मेरे गेस्ट 10 बैठना चाहिए, और सही में 10 बैठ गए, आप पॉजिटिव हो। आप इस हफ्ते में 20,000 का चेक बनना है मुझे, बनाना बोल रहे हो, सोच रहे हो, काम कर रहे हो, और 20,000 का चेक बन जाता है, तब भी आप पॉजिटिव रहते हो। उसके बाद टारगेट फाइट करने का कोशिश करते हो, टारगेट फाइट हो जाता है तो पॉजिटिव रहते हो। तो बंदा और कभी भी इस बिजनेस को छोड़ के नहीं जाता है, अगर टारगेट में अगर क्वालिफाई करते रहता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सच्चाई भी ये है, जितने भी टारगेट फाइट कर लो, एक समय ऐसा भी आएगा आपके पास कि उस टाइम आपको छोड़ के नहीं भागना है। क्योंकि उस टाइम आप 20 का टारगेट लोगे, 20,000 का चेक का टारगेट लोगे, तो 200 का भी चेक नहीं बनता होगा। ऐसा भी समय आता है। और पॉजिटिव रहना उस समय एक लीडर की निशानी कहलाती है, और एक धैर्यवान की निशानी कहलाता है वो। और इस बिजनेस में वही बंदा डायमंड बनेगा जब उस टाइम वो पॉजिटिव रह पाएगा। तो हमेशा टारगेट को अचीव करने की कोशिश करना, नहीं कर सके तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बड़ा टारगेट अगर करते हैं तो छोटा तो अपने आप हो ही जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट करते हैं, हमेशा आज इस बिजनेस का अगर प्रमोशन का बात करें, हमारे बीएसएस का प्रमोशन का बात करें, हमारे शेप शॉप का प्रमोशन का बात करें, तो हमारे यहाँ कहीं पे बैनर लगा के कोई प्रमोशन नहीं करते हैं दोस्त। हमारा प्रमोशन ये है, ये साइकोलॉजी का गेम है, ये साइकोलॉजी बिजनेस है। तो ये साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करेंगे लोगों के ऊपर? हम जब उनके पास जाएंगे ना, अगर यूट्यूब चैनल को हम सब्सक्राइब करेंगे, जब भी यूट्यूब खोलेंगे वो क्या दिखाई देगा? बीएसएस। तो वहां पे साइलेंट फॉलोअप बोलते हैं इसको। साइलेंट फॉलोअप उसका होगा, अगर धीरे धीरे करके एक आध ऐसे वीडियो देख लेगा वो, कि इस बिजनेस में वो आगे बढ़ने का कोशिश करेगा या जीवन में सफलता पाने का कोशिश करेगा। और यहाँ पे कोई बंदा बता रहा है कि मैं 10 महीने में ये कर लिया हूँ, मैं 2 साल में ये कर लिया, तो उसके अंदर भी आग लगेगी। और वो यूट्यूब चैनल को देखते हुए आपको फिर कॉल करेगा। तो बीएसएस का जितने भी साथी हैं, सब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ जितने लोगों से मिल रहे हैं उनको भी यूट्यूब सब्सक्राइब करवाएं। और फेसबुक का भी पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और यहाँ से भी हम लोगों को बहुत, जिसको भी मिलते हैं, हमारा काम यही है, यूट्यूब सब्सक्राइब करवाना, फेसबुक में लाइक करवाना, और जूम में उनको लेके आना। जितने भी लोग हमारे बिजनेस देखते हैं, जूम में भी उनको लेके आना है, ताकि ये नॉलेज उनको मिल पाए और वो अपने अंदर से कॉन्फिडेंट हो पाए कि एक्चुअली मैं इस बिजनेस में दम है, और इस बिजनेस में इतना दम है कि मैं अपना साथ साथ अपने लोगों का भी भला कर सकता हूँ, और लोगों का समाज सेवा भी कर सकता हूँ, यहाँ पे सिद्धि प्रसिद्धि भी लाभ कर सकता हूँ, एक अच्छा इंसान भी बन सकता हूँ। ये सारे अंश के अंदर पैदा हो और वो आके इस बिजनेस में बड़ा काम करें। तो जूम को भी हमें प्रमोट करना है। आखिरी में मैं बात करना चाहूंगा, घृणा, अहंकार और लालच से कभी सफल नहीं हो पाएगा। प्रेम, करुणा, दया और त्याग हो तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। हमेशा अपने अंदर ये 3 चीजों को छोड़ देना, और प्रेम, करुणा, दया और त्याग के साथ चलना, तो कोई रोक भी नहीं पाएगा सफलता होने के बाद। ठीक है? उसके बाद अगर खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया, बहुत सारे का कंप्लेन है
कि हिंदुस्तान में या संसार में उन्हीं लोगों को ज्यादा तकलीफ देता है जो ज्यादा भगवान को प्रार्थना करते हैं। अरे भगवान भी उन्हीं लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं। भाई भक्त को भगवान की भी जरूरत होती है, भक्त भगवान को भक्त की भी जरूरत होती है। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया क्योंकि उन्हें खुदा पे भरोसा था। खुदा ने उन्हें सब कुछ दिया क्योंकि उन्हें खुदा पर भरोसा था। खुदा ने हमें कुछ नहीं दिया क्योंकि खुदा को हम पर भरोसा है। क्या हम पर भरोसा है इसीलिए हमें नहीं दिया। हम गरीब घर में पैदा हुए इसके लिए पैदा हुए कि हम अपने नाम को रोशन कर सकते हैं। अगर अंबानी के घर में पैदा होते तो क्या होता, आपके पास करने के लिए क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन आपके पास अभी मौका है कुछ करके दिखाने का, इसीलिए आपको गरीब के घर में पैदा दिया है ताकि आप कुछ कर सको, और आप पर भरोसा है उसका कि आप ही करोगे। तो कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी सिक्का गिला शिकवा नहीं है दोस्त। आपको सही सलामत ऊपर वाला ने भेजा है, कुछ उम्मीद के साथ भेजा है। नेटवर्क मार्केटिंग मिला है तो उम्मीद, ये लाखों लोगों की उम्मीद है। नेटवर्क मार्केटिंग लाखों लोगों के सपनों को साकार करने का उम्मीद है। इस बिजनेस में आए हो तो बहुत सारे लोगों को सफल बना के जाओ। खुद के लिए सोचोगे तो कभी भी सफल नहीं बन पाओगे, अगर लोगों के लिए सोचोगे तो आप जरूर सफल बन पाओगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आप खुद का मेहनत कर रहे हो और खुद के लिए सोच रहे हो तो सिर्फ आपको मेहनत का फल मिलता है। लेकिन जब आप किसी दूसरे का सफल बनाने के लिए, दूसरों की चाहत को पूरा करने के लिए या दूसरों को मदद करने के लिए जब आप निकलते हो, तब खुदा आपके साथ होता है, तब भगवान आपके साथ होता है। भगवान का आशीर्वाद डायरेक्ट आप पर पड़ेगा जब आप समाज के लिए सोचते हो या दूसरे के लिए सोचते हो। इस बिजनेस को अपना साइन अप किया है तो आप खुद के लिए मत करो, लोगों के लिए करो, ताकि भगवान आपको डायरेक्ट आशीर्वाद मिले और आप खुद तो सफल हो गए होंगे और साथ में और 10 लोगों को आप सफलता के राह पे आगे लेकर बढ़ोगे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और लोगों को सफलता का रास्ता दिखाते रहिए। और कुछ गलती हो गया है मुझसे, कुछ गलत शब्द निकल गया है तो मैं माफी चाहूंगा। और बहुत सारे लोगों को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि क्योंकि उन्होंने मुझे आज फिर से सिलेक्ट किया कि आप आज का सेशन लेने वाले हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने इतना देर तक मुझे सुना। अगर समय तो ज्यादा हो गया है तो मैं माफी चाहूंगा सर। और इतना करके मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक ओवर यू, टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू प्रदीप्ता सर, आपने इतनी बेहतरीन टॉपिक आज यहाँ पे कवर किया। आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जो आपने आज अब बताया ओपिनियन, फिगर एंड फैक्ट्स, अतुलनीय था। मैं कहूँ तो थैंक यू। आज तक ऐसा सेशन जो है किसी ने कवर नहीं किया, और ये पैकअप विथ नॉलेज था, है ना। नॉलेज से भरा हुआ था पूरा, और ये हर आदमी के लिए जरूरी है ना। और मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीजें जो है आज आप हम लोगों के लिए भी लेके आए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें पता तो थी, लेकिन आज बहुत सारी चीजें आपने कलेक्शन करके लाया। थैंक यू सो मच, ये पैनल के लिए इतना थैंक यू हैसियत कि नहीं है आप सर, जैसे इतना लोगों को हैसियत भी, नहीं है आपको कुछ, हाँ, कि आप इतना जैसे हैसियत नहीं लोगों है के सर मैं आपको नॉलेज सिखाता नहीं नहीं, इस पैनल को थैंक यू कि सभी को एक दूसरे के नॉलेज को हम शेयर करते जा रहे हैं, और उससे हम लगातार लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। थैंक यू, ईश्वर को धन्यवाद। आप को सुनने के लिए भी आज बहुत बहुत थैंक यू। मैं जोरदार ताली से, गरम जोशी वाली हाथ ऊपर करके एक जोरदार ताली से प्रदीप्ता जी के धन्यवाद की उम्मीद करूंगा सभी लोगों को। एक जोरदार ताली बजाएं। प्रदीप्ता सर, आपको सैल्यूट है। आज आपने हूँ। हम देख रहे थे कि आप जो है थोड़ा सा आप आज सिक में है, या कहना फीवर है, या आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू चल रही है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप 100% दिया। ये एक अच्छे लीडर की पहचान है, और एक अच्छा लीडर ही इसमें सफल हो सकता है ना। बहुत ही बढ़िया, मैं आपको हमेशा शुभकामनाएं देता हूँ, और बहुत बड़ी बधाइयां देता हूँ कि आप हमेशा बहुत जल्द आप तरक्की करें, बहुत जल्द अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ें, और लक्ष्य को हासिल करते हुए अपने डायमंड शिप को भी बहुत जल्द हासिल करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे पास ऐसा था कि कुछ वीडियोस थे ऐसे रिलेटेड, थैंक वो यू मैं सर। आज नहीं, जब कभी आपका सेशन होगा तो जरूर दिखाऊंगा, है ना। यही इस आपसे रिलेटेड, और ये वीडियोस नहीं तो हम शेयर भी कर देंगे। तो वो जरूर आपको ना, आपके फॉलोअप में जब कभी कोई ऐसी बात करता है तो उसमें जरूर आप इस्तेमाल करें उन वीडियोस को, जो आपको फिगर एंड फैक्ट्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के अचीवर्स को यहाँ इनवाइट करेंगे।
और मैं चाहूंगा कि हमारे रेड क्लब लीडर से अनुरोध करूंगा कि वो अपने अचीवर्स को यहाँ कॉल करें। और जैसा कि कुछ अचीवर्स के नाम जरूर आए थे, तो यहाँ पर मैं सीमा मैडम को वेलकम करूंगा। सीमा मैडम, क्या अचीवर्स कॉल करेंगे आप? थैंक यू सर जी। राधे राधे सर जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले तो आदरणीय गुरुजनों को मेरा प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। पांडा सर, आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माध्यम से आज काफी सारी नॉलेज सीखने का मौका मिला। फिक्की के बारे में आपने बताया कि वो वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में किस तरह से काम कर रही है और डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट को कितनी ज्यादा मदद कर रही है। आपने आज सिस्टम की बातों के साथ साथ सर्वे के बारे में भी बताया, तो बहुत ही कुछ हमको भी सीखने मिला। तो धन्यवाद भी करती हूँ और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक और यू सर, गुरुजन। अचीवर की कड़ी में हमारे पास 2 अचीवर है चैंपियन ऑफ द डे के। तो पहले मैं नाम लेना चाहूंगी योगिता मेश्राम मैडम, जो बीएसएस बिलोंग करती है। तो योगिता मैडम, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बुलाना चाहूंगी। उनकी डिवाइस किस नाम से है? योगिता, ये अनीता मैडम बता पाएंगी सर, उनकी टीम से है ये। अनीता। रेशु अनीता मैडम आप, रंगारी। रेशु मैडम आप यहाँ पैनल में हैं? अनीता, यस सर। ओके, क्या बात है यार। अनीता रंगारी मैडम मेरे को मदद करेंगी अगर आप मुझे सुन पा रही होंगी तो। अनीता लॉयन। ओके। जी। यस अनीता मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग योगिता अनीता मैडम। मैडम, योगिता मैडम हाँ, अभी पैनल पे नहीं है सर, वो उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी तो वो ड्यूटी निकल गए। ओके ओके। योगी योगिता मैडम, आपको ढेर सारी बधाइयाँ चैंपियन ऑफ द डे बनने के लिए। तो सर, अगला नाम है बीएसएस रायपुर से ईश्वर बंदे सर, जिन्होंने चैंपियन ऑफ द डे बन के बहुत बढ़िया। अचीवमेंट लिया है। तो ईश्वर बंदे जी, ईश्वर जी आपको को होस्ट दिया है, वेलकम ईश्वर के बंदे। बहुत साथियों शुभकामनाएं नमस्कार। आपको। राधे राधे, वेलकम, जय श्री नमस्कार। कृष्णा। नमस्कार। इस पैनल में उपस्थित सभी डायमंड लीडर, रूबी लीडर एवं रेड कप लीडर एवं सभी अपलाइन साथियों को मेरा नमस्कार है। और मैं